सबको मेरा नमस्कार। मैं अमित रजक। आज मैं आप लोग के सामने प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री में जो पाषाण काल होता है और सिंधु सभ्यता, इन दोनों को कवर करेंगे। ठीक है, ये जितने भी सारे आज हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे ये सभी रेलवे में पूछा गया क्वेश्चंस है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं पाषाण काल स्टोन एज। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, स्टोन एज के अंदर 3 प्रमुख काल नहीं आता है। तो आता क्या क्या है आपका? आता है पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। ये तीनों काल आता है पाषाण काल में। ठीक है, तो यहाँ बोला है नहीं, कौन नहीं आता है? तो ताम्र पाषाण काल आपका नहीं आता है। ठीक है, तो पाषाण युग में देखिए इसका जो व्याख्या किया गया है आंसर में, तो ये भी पढ़ना जरूरी है। ये पढ़ लीजिएगा तो इसके अंदर जितने भी सारे क्वेश्चन मिलेगा आपको तो वो आप आसानी से कर पा जाएंगे। तो पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग का 3 चरण है, अभी बोले पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ताम्र पाषाण युग नव पाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, ये भी याद रखिएगा। ताम्र पाषाण जो है आपका वो नव पाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा। ठीक है, यानी ताम्र पाषाण में तांबे का प्रयोग करने लगा और ये लगभग 500 ईसा पूर्व मनुष्य ने सर्वप्रथम तामा धातु का प्रयोग किया था। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। भीमबेटका की गुफाएं की खोज कब हुई? तो भीमबेटका की गुफाएं की खोज आपका 1957 से 58 के बीच में हुआ था। भीमबेटका गुफाएं भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है, रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका। ठीक है, ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है, ये भी याद रखिएगा। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भीमबेटका जो गुफाएं वो किस पर्वतमाला से घिरी हुई है? तो विंध्य पर्वतमाला से घिरी हुई है और मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, जिसकी निरंतरता और मध्य ऐतिहासिक काल तक रही, जिसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनर द्वारा 1957-58 में की गई। वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ये भी आपका सवाल बनता है कि इसे कब यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का स्थल घोषित किया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका के शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी भीमबेटका में जो आपका शिलाश्रय है वो किस लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध किस लिए है? क्योंकि मानव जीवन का प्राचीनतम चिन्हों की वजह से, यानी भारतीय उपमहाद्वीप पर जो मानव जीवन है उसका प्राचीनतम चिन्हों की वजह से वो बहुत ही प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश, ये भी मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व रायसेन जिले में ही आपका भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन का प्राचीन चिन्ह प्रमाण मिले हैं। यदि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है, यहाँ उत्तर पूरा पाषाण, ताम्र पाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिले हैं। तो आपको याद रखना है भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन का प्राचीन चिन्हों की वजह से ये आपका प्रसिद्ध है। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो भारत में पाषाण कालीन शिला चित्र कहाँ पाई जाती है? अभी हम लोग पढ़े, कहाँ पाई जाती है? भीमबेटका, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भीमबेटका के प्रांत रायसेन जिले में ये स्थित पाई जाती है, जहाँ पर पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन आएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियाँ एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम है? ठीक है, तो सही कालक्रम क्या है? देखिए, ये पढ़ने से पहले आपको ये जानना बहुत आवश्यक है, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, इसमें से आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप जान लीजिए। जैसे प्राकृतिक इतिहास काल का लक्षण क्या है? यानी प्राकृतिक इतिहास का मतलब आप क्या समझते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल मतलब क्या समझते हैं? ऐतिहासिक काल मतलब आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो प्राकृतिक हासिक काल का लक्षण क्या होता है? इसमें क्या है कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य का उपलब्ध है लेकिन ये लिखित नहीं है। ठीक है, उदाहरण जो है आपका पाषाण काल, उदाहरण क्या है? पाषाण काल। ये याद रखिएगा कि प्राकृतिक ऐतिहासिक काल का लक्षण क्या है, उसका अगर उदाहरण पूछा आपसे कभी भी किसी और क्वेश्चन में तो उदाहरण याद रखिएगा, पाषाण काल जो है आपका प्राकृतिक ऐतिहासिक काल का लक्षण है। अब आद्य ऐतिहासिक काल का लक्षण क्या है? ये आपका क्या है कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लिखित है, ठीक है, लेकिन लिपि गूढ़ एवं अपठनीय है, इसे पढ़ नहीं पा रहा है।
इसका भी आपका उदाहरण दिया है सेंधव सभ्यता, ये भी याद रखिएगा। आद्य ऐतिहासिक काल का उदाहरण क्या है? सेंधव सभ्यता। ठीक है। अब ऐतिहासिक काल का लक्षण जो हम लोग अभी साक्ष्य के आधार पर पढ़ पाते हैं और निर्धारण भी कर पाते हैं, ये आपका हो गया ऐतिहासिक काल। पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर ये निर्धारण किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे दिया है उसका कालक्रम, समयावधि 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल दिया है समयावधि 9,000 से 4,000 तक, और नव पाषाण काल का दिया है 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। ये किसके है? प्रागैतिहासिक काल का ही आपका पाठ है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। अब वो पूछा गया है कि कौन सा मानव गतिविधियाँ सभ्यता एवं प्रागैतिहासिक काल का सही कालक्रम है। तो कौन है? पहला हम लोग क्या पढ़े? पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल का। अभी जो पढ़े ना प्राकृतिक ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम क्या है? यही ये वाला कालक्रम है ना इसका, ये 3। तो निम्नलिखित में से कौन? ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे सिंधु सभ्यता में, इंडस सिविलाइजेशन में। ठीक है। अब आप लोग बोलिएगा इतना सारा कम क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारा यहीं से बहुत सारा क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, तो रिपीट वाला क्वेश्चन को इस पीडीएफ में नहीं दिया गया है। ठीक है। अब हम लोग आएंगे सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन में। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो शिल्प कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? नागेश्वर। कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? नागेश्वर। अब ये नागेश्वर, देखिए इसका व्याख्या पढ़ना बहुत जरूरी है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए नागेश्वर, ये किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों के कला के रूप में प्राप्त हुए हैं। उनमें मोहर, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आदि शामिल हैं। ठीक है। याद रखिएगा, शिल्प निर्माण के लिए शिल्प कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? नागेश्वर से। नागेश्वर कहाँ पे है? गुजरात। अब दूसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? ठीक है। तो पंजाब में कौन स्थित है? रोपड़। याद रखिएगा, पंजाब में कौन स्थित है? आपका रोपड़। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई है। यह स्थल पंजाब रोपड़ जिला में सतलज नदी के तट पर स्थित है। ये याद रखिएगा। ठीक है। मैंने रोपड़ जिला जो है सतलज नदी के तट पर स्थित है, जहाँ मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते भी दफनाए का साक्ष्य मिला है। ये भी पूछा जाता है कि मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफना जाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो याद रखिएगा, रोपड़। कहाँ मिला है? आपका रोपड़, कहाँ? पंजाब में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरे डैश नामक एक प्रकार का मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 बीमा के 7 वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ठीक है। तो ये क्या था? स्टेटाइट है। क्या था? स्टेटाइट। ठीक है। थोड़ा उच्चारण अच्छा से कर लीजिएगा, स्टेटाइट। ओके। तो वो मानक मोहर किससे बनाया जाता था? स्टेटाइट के द्वारा। ठीक है। हड़प्पा का अधिकांश मोहरे सेलखड़ी, इसी को बोलता है सेलखड़ी। ये भी याद रखिएगा, इसको क्या बोलता है? सेलखड़ी। ठीक है। स्टेटाइट से बनाया जाता था, जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चट, गोमट मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी शामिल है। ठीक है। मानक मोहर 2x2 आयाम के साथ चकोर होती थी। इन मोहरों पर गणितीय चित्र होते थे, जिसका उपयोग शैक्षिक उद्देश्य के लिए भी किया जाता था। सभी मोहरे में जानवर की तस्वीर एक चित्रमय लिपि में लिखी गई है, जो अभी तक स्पष्ट नहीं है, जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर बाघ, हाथी, वृषभ, गेंडा, भैंसा, हिरन, खरगोश और बकरा थे। ये भी याद रखिएगा, कुछ जंतुओं के नाम जो आपको मोहर में दर्शाया गया है। ठीक है। और ये किस लिए प्रयोग किया जाता था? व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि धोलावीरा डैश राज्य में स्थित है। ठीक है। तो धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात। याद रखिए, किस राज्य में स्थित है? गुजरात में धोलावीरा स्थित है। और ये गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 जगपति जोशी द्वारा की गई। यहाँ पाए गए कलाकृति में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन
ये पूछा जाता है। ठीक है, धोलावीरा में क्या क्या पाए गए हैं? टेराकोटा की मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने तांबे के गहने, जानवर की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश आदि। ठीक है, अब इसको यूनेस्को के द्वारा कब धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया? तो ये अभी इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि जुलाई 2021 में यूनेस्को द्वारा धोलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता भारत का यह पहला स्थल है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? तो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। पहले जो हम लोग व्याख्या पढ़े वो आप उसको फिर से पढ़ लेंगे तो इसका आपको अच्छा से जानकारी मिल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार, ये आपका बहुत बार पूछा गया। द ग्रेट बाथ एक विशाल था, वो किस प्रकार का था? तो याद रखिएगा वो आयताकार टैंक की तरह था। ठीक है, वो किस आकार का था? आयताकार टैंक। ठीक है, ये आपका बहुत बार पूछा गया है। तो मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक का था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था और ये सबसे बड़ा स्थल था। ठीक है, इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ एक सील में 3 मुख वाला देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो में एक आयताकार टैंक जो आपका क्या था? स्नानागार था, द ग्रेट बाथ, और एक याद रखिएगा 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। ये 2 चीज़ आप याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। वर्ष 1920 और 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? देखिए, हड़प्पा शहर कहाँ मिला था? रावी नदी के तट पर। रावी नदी के किनारे ये मिला था। सिंधु सभ्यता का एक शहर जो पाकिस्तान और मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स थे। ये आपका बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि इसके उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स थे। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हुए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला? अब देखिए, मृतकों का टीला का मतलब ही होता है मोहनजोदड़ो, यानी मृतकों का टीला का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। अब ये पूछेगा कि मृतकों का जो टीला है मोहनजोदड़ो को किस भाषा में, ठीक है, किस भाषा में मृतकों का टीला कहा गया है? तो याद रहेगा कि सिंधी भाषा में ये आपको, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता याद रह जाएगा, सिंधी। ठीक है, यस दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। ये दुनिया का सबसे पुराना और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु घाटी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी 1922 में की थी। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? अभी बोले मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? अभी हम लोग पढ़े कहाँ स्थित है, तो सिंध में स्थित है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्य सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो कौन था? ये याद रखिएगा आपका चुन्हुदड़ो। ठीक है, ये कौन है? चुन्हुदड़ो। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा शहर विशिष्ट रूप से क्या बनाना? मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना, तराजू का निर्माण करना, कार्यों के सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि शिल्प उत्पादन के लिए ही समर्पित होना। ये किस सभ्यता का एक शहर था? तो ये है आपका चुन्हुदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण स्थित चुन्हुदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 एम.जी. मजूमदार ने की थी। कौन किया था? एम.जी. मजूमदार ने। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त
प्राग हड़प्पा संस्कृति, जिसे झुकर या झाकर संस्कृति भी कहता है, उसके भी यहाँ अवशेष मिला है। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। ये भी पूछा जाएगा कहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे, तो चिन्होदड़ों का। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यहाँ मनके, सीप, मोहर, मुद्रा बनाना का प्रमुख केंद्र भी था। यहाँ मात्र स्थल है जहाँ ये वक्राकार ईंट भी मिलता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि वक्राकार ईंट कहाँ मिला है, तो चिन्होदड़ों में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? आप बोलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो किसको खोजा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। ये सभ्यता सिंधु नदी के घाटी में फैली हुई है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया है। ठीक है, अब याद नहीं रह पाएगा तो एक काम कीजिएगा, 1922 याद रखिएगा, उत्खनन 1921। ठीक है, याद रख पाइएगा। अब सबसे पहले कौन? हड़प्पा ही ना किया है, फिर मोहनजोदड़ो लोथल बाद में आया है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये स्थल है चार में से, तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पहले पढ़े? हड़प्पा। तो ऐसा भी आप लोग याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि पत्थर की बने नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कहाँ पाया गया था? हड़प्पा में है। ठीक है, तो ये पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। दाहिने पैर के बल पर वो खड़ा है, बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा हुआ है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप में घोतक माना गया है। ठीक है, आदि रूप में घोतक माना गया। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। ये भी याद रखिएगा। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? ठीक है, तो गुजरात में पाया गया आपका क्या है? धोलावीरा। क्या पाया गया गुजरात में? आपका धोलावीरा। ठीक है, मांडा जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे, आपका सूची दिया गया है जो आप तुरंत उसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाने वाला क्या है? धोलावीरा। हड़प्पा युगीन नगर धोलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाले गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 पुरातत्ववेत्ता जगपति जोशी ने की थी। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय लेने से आगे और सारा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? देखिए, क्वेश्चन पढ़ने से, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा। कभी कभार ये नहीं किसी को दिखता नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं है? देखिए, मोहनजोदड़ो पढ़े, हड़प्पा पढ़े, लोथल पढ़े, उर्क पढ़े, अभी नहीं पढ़े। ठीक है, तो नहीं पढ़े का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं होता। बात यह है कि अभी हम लोग मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल पढ़े, फिर हमको बोला सिंधु घाटी में। ठीक है, तो सिंधु घाटी में अभी क्या क्या पढ़े? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल। ठीक है, तो ये आपका तीनों जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता में हिस्सा है, जबकि उरुक नहीं है। ठीक है, तो उरुक क्या है? उरुक आपका एक सुमेरियन सभ्यता का शहर है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी ये है। ठीक है, जबकि उरुक क्या है? एक सुमेरियन सभ्यता का शहर है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक सिंधु घाट नदी के आसपास केंद्रित था। इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में ये प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। यानी जो एक नगर सिस्टम जो है, नगर जैसे नगर बनाना है, तो ये वहीं से सबसे पहले स्टार्ट हुआ कि प्रथम नगरीय क्रांति कि अब नगर इस तरह से बनेगा। बाद में आप तो अभी देख रहे हैं कि कितना नगर हो गया। अब सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थल में जलाशयों के साक्ष्य मिला है? ठीक है, जलाशय का जो साक्ष्य मिला है ये आपका मिला है धोलावीरा में। ठीक है, अब धोलावीरा कहाँ है? कच्छ का रण में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी, अभी पढ़े हम लोग 1967 और 68 में क्या था। और ये क्या था? एक आयतकर। ये नगर कैसा था? आयतकर नगर था। ठीक है, यहाँ एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिला है। सुरकोटा से कलश समाधान का साक्ष्य मिला है।
ठीक है। सुरकोत्सा से क्या मिला है? कलश समाधान का साक्ष्य मिला है। रोपड़ से सेलखड़ी की मोहर, मृदभांड एवं कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ के निवासी जल संचय की एक कुशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जल संचय की कुशल अभियांत्रिक कहाँ से आपका मिला है? धोलावीरा से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। ठीक है, देखिए सुर कभी कभार सुरकोटदा भी लिखा रहता है, कभी कभार सुरकोटडा यानी कोटडा भी लिखा रहता है, जो कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, इस स्थल को हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, 1996 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। अब मैं जो बोल रहा था वो आपको यही बोल रहे थे कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता स्थल है और राज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा ये गुजरात में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा राजस्थान में है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। देमाबाद महाराष्ट्र में है। रोपड़ पंजाब में है। ठीक है, इसलिए व्यवस्था पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन के साथ साथ अगर आप इस प्रकार के सभी व्यवस्था को पढ़ लेंगे तो उसके बाद जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको उसको आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? ठीक है, ये 2021 में पूछा गया है। तो कौन ये लिया था? रेम व्हीलर। कौन लिया था हड़प्पा खुदाई का जिम्मा? रेम व्हीलर। ठीक है, तो सर रॉबर्ट एरिक मॉर्टिमर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। हाँ, ये कभी कभार पूछा जाता है कि ये किस मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ये किस मंत्रालय के अधीन है? तो याद रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक वी विद्यापति है। ठीक है, वर्तमान में अभी मुझे पता नहीं कौन है, लेकिन आप ये आगे जो पढ़े ये याद रखिएगा, किसके अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, अब प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्व द्वारा की गई? तो ये R.D. बनर्जी। ठीक है, वहीं आप पढ़ रहे थे ना, मृतकों का टीला पाकिस्तान सिंध के लरकना जिले में सिंधु घाटी के तट पर स्थित है। तो ये कौन क्या था? वहीं R.D. राखाल दास बनर्जी। ठीक है, 1922 में की थी, जो अभी हम लोग आगे भी ये पढ़े। ठीक है, इसकी खोज कौन किया था? राखाल दास बनर्जी। ठीक है, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल क्या था? विशाल स्नानगर, जो ग्रेट बाथ हम लोग पढ़े। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर याद रख पाइएगा तो 11.7.2 इस प्रकार से आप कोई भी तरीका अपना के इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन हार्ड देना, थोड़ा सा उसके हार्ड देना है तो इस प्रकार से वो क्वेश्चन को दे सकता है। तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत विशाल अनानागर है। ठीक है, ये याद रखें, मोहनजोदड़ो का इमारत, सबसे बड़ी इमारत विशाल अनानागर है, स्नानागार नहीं। ठीक है, जो 45.71 मीटर लंबा, 15.23 मीटर चौड़ा। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेष में कांसे का नृत्य, नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, शिव की मूर्ति और घोड़े के दांत इत्यादि शामिल है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हुए, सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र के उत्तर ओ मालवा तक फैला हुआ है। तो कितना ईस्वी पूर्व पुरानी है सिंधु घाटी सभ्यता? तो यहाँ लिखा है 3000 ईसा पूर्व जो है आपका पुरानी है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहाँ पर संस्कृति पहली बार खोज की गई थी के नाम पर ही रखा गया, यानी स्थान के नाम पर यह नाम रखा गया था। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 1921 में खोज किया था
दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया था। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान और मांडगोमरी जिला में स्थित है। ठीक है, इसका काल निर्धारण एनसीईआरटी के द्वारा 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आरोह आपको व्याख्या के रूप में दिया गया है, जैसे परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व। अब रेडियो कार्बन जो आपको C14 जैसा आप साइंस में पढ़े होंगे, तो नवीन विश्लेषण के द्वारा पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य यानी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। ठीक है, इसको ही ज़्यादा सर्वमान्य माना गया है। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता का तिथि 3250 से पूर्व 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। ठीक है, उपयोग व्याख्या को ध्यान में रखते हुए निकटतम C को सही माना गया है। अभी हम लोग जो ऑप्शन C पढ़े उसको ही निकटतम माना गया है। यहाँ पे क्या पढ़े, 3000 ईसा पूर्व। ये जो अभी पढ़े ना, जो रेडियो कार्बन में बताया गया है आपका 2500 ईसा पूर्व, तो इसके समीप को ही माना गया है। ठीक है, तीनों को देखते हुए अब डैश का विकास 5000 BC ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। किसका विकास हुआ, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास आपका हुआ था। मालवा से दक्षिण की ओर उत्तर की गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र तक हुआ था। ठीक है, और ये का हुआ 5000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो किसका विकास हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हुए, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो 2500 BC के आसपास जो विकास किया गया, आज उन्हें हम क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता का। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। क्या, पश्चिम भारत और पाकिस्तान। ठीक है, और ये आपका बार बार देखिए दिया है, इसकी खोज 1921 दयाराम साहनी माधव स्वरूप वत्स, तो याद रखिएगा, इसकी खोज भूलिएगा नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग डैश स्थिति में पाई जाती है। तो अभी पढ़े कितना, 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, अब देखिए 3000 यहाँ दिया नहीं है। ठीक है, तो याद 2500 ईसा पूर्व रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आप प्रश्नों को हल कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था सिंधु घाटी का, ईंट के बने भवन। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, ये बाकी सब भी था, लेकिन बात है कि सबसे महत्व क्या था, ईंट के बना भवन, ईंट से बनाया गया भवन था। ठीक है, यह विश्व की सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा वस्तु में किया गया। इस समय एक जो ईंट का निश्चित अनुपात जो रेशियो था वो 4:1 थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि लोहे के बारे में लोग नहीं जानता था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का ही प्रयोग किया था। ठीक है, जो तांबे और टीन का मिश्रण होता है। कांसा किसका मिश्रण, तांबे और टीन का। सिंधु सभ्यता का 1400 केंद्र खोजा गया है। सिंधु सभ्यता का कितना केंद्र खोजा गया है, 1400 केंद्र खोजा गया, जिसमें से 925 केंद्र भारत में है। ठीक है, ये सभ्यता सिंधु और उसके सहायक नदियों के आसपास विस्तृत है। याद रखिएगा, भारत के पास 925 केंद्र है और सिंधु सभ्यता का जो टोटल है वो 1400 केंद्र अभी तक खोजा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हुए, सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन का प्रयोग करते थे। अब अभी पढ़े, कांस्य। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है, कौन नहीं है, आजमगढ़ नहीं है, कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो हम लोग पढ़ लिए, तो ये आपका नहीं है। ठीक है, इसका विश्लेषण थोड़ा पढ़ लीजिए। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ये याद रखिएगा। सिंधु या सैंधव क्या था, नगरीय सभ्यता था। ठीक है, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चुनुदड़ो, लोथल, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। ठीक है, अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ यूपी का कोई स्थान नहीं है, ये ऐसे दे दिया, गड़गड़ दिख के दे दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग ये आजमगढ़ पढ़े भी नहीं। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ डैश मुर्दों का टीला है। किसका, सिंधी में मुर्दों का टीला है।
सिंधु में मुर्दों का टीला है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। ये भी हम लोग आगे पढ़े। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित से किस भगवान किसकी पूजा नहीं करते थे? तो किसकी पूजा नहीं करते थे? विष्णु भगवान का पूजा नहीं करते थे। ठीक है, शिव, कबूतर, स्वास्तिक, ये तीनों का पूजा होता था। ठीक है, मोहनजोदड़ो के एक मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बिठाया दिखाया गया है। ठीक है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी, बाघ, बाएं तरफ गेंडा, भैंसे अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता देवी मानकर इसकी पूजा करते हैं। पशु पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की भी पूजा सभ्यता में होती है। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते हैं, ये याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? पशुपति की, क्योंकि हनुमान, काली, अयप्पा ये आप पढ़े नहीं पढ़े, तो किसकी पूजा करते हैं? पशुपतिनाथ की। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगरीय सभ्यता है, ये हम लोग पढ़े। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते हैं। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, ये भी याद रखिएगा। पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का भाव चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, भाव चित्रात्मक जो लिपि है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, किस वर्ष जर्मनी और इटली ने पुरातत्विक विदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो पर सतह अन्वेषण शुरू किया? ठीक है, अन्वेषण शुरू किया। अब इसको यानी 1980 कब किया गया था? सतह अन्वेषण शुरू किया गया था आपका 1980 में। ठीक है, किस वर्ष जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो पर, ठीक है, सतह अन्वेषण शुरू किया था 1980 में। मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण प्रारंभ किया 1986 में। अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा के उत्खनन प्रारंभ किए। ठीक है, 1986 में अमेरिका। 1990 में RS विस्ट ने धोलावीरा में उत्खनन प्रारंभ किया। ये याद रख पाइए तो याद रखिएगा, नहीं तो थोड़ा पढ़ लीजिए, इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछता है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा गया है? कौन सा देखा गया है? बैल। ठीक है, शेर, हिरन, लोमड़ी ये नहीं दिखाया गया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार और बेलनाकार थी। इन मोहरों पर हाथी, गेंडा, बाघ, बकरी, बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी, जो हम लोग आगे में भी पढ़े। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर मध्य एशिया, उम्मा और ऊर शहरों तथा उनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा में मिला है, जिसमें उन्हें अनेक व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं की उत्पादन में संबंधित नहीं है? अब क्वेश्चन बार बार पढ़िएगा कि नहीं, आप लोग अगर नहीं देखिएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। क्या बोला? हड़प्पा सभ्यता शिल्प कला में उत्पादन से संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं है? मांडा, देखिए, नागेश्वर हम लोग पढ़े, बालाकोट तो हम लोग नहीं पढ़े, तो चुनौदड़ी, ये सब में क्या है? शिल्प कलाओं का जो उत्पादन है वो कौन नहीं है? तो ये मांडा याद रखिएगा, मांडा नहीं है। ठीक है, बाकी सब है, बालाकोट है, चुनौदड़ो है, नागेश्वर है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर जो स्थित है मांडा, ठीक है, शिल्प कलाओं के उत्पादन में संबंधित नहीं है। जबकि बालाकोट बहुयात में सीप की चूड़ियाँ बनता है। बालाकोट में क्या बनता है? सीप की चूड़ियाँ। चुनौदड़ो में ईंट और नागेश्वर में शंख की बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ, करगियाँ, पिचकारी की वस्तुएं मिलता है नागेश्वर में, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका जो है इंडस सिविलाइजेशन जो है यहीं तक क्वेश्चन था। अब अगला वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता आगे जो और रहेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ रिवीजन के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो जितना आप इसको देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो रिवीजन बहुत अच्छा रहेगा। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।